नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। सरकार ने पहले छोटी बचत योजनाओं की दरों में कटौती की, फिर बाद में उसे वापस ले लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आदेश गलती से जारी हो गया था, लेकिन आम आदमी से जुड़ी योजनाओं में कटौती की यह पहली कोशिश नहीं है। मसलन 2014 में 5 साल की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज की दर 9% से ज्यादा थी, वो आज घटकर 7.5% के आसपास आ गई है। और ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं और उन पर ब्याज लगातार कम होता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? बचत योजनाओं पर दरें कम होने से क्या लोग असुरक्षित विकल्पों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, या फिर सरकार ये चाहती है कि लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करें? लेकिन इसकी समझ कितने लोगों को है? जो गांव और कस्बे में लोग रह रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? आज करेंगे इसी पर चर्चा दो खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं। अगर आप पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यहाँ तक कि बचत खाते में पैसे रखते हैं, तो आपने सरकार के उस फैसले के बाद थोड़ा राहत की सांस जरूर ली होगी, जिसमें छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस ले लिया गया है। चाहे कारण राजनीतिक हो या फिर कुछ और, फैसला महज 18 घंटे में वापस ले लिया गया। इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज में कटौती का आदेश गलती से जारी हो गया था। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वही रहेंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में थी। सरकार कह रही है कि दरें नहीं बदलेंगी और वही रहेंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछली दरें इतनी हैं कि लोगों को अच्छा रिटर्न दे रही हों? जवाब है नहीं। सच्चाई यह है कि छोटी बचत की ब्याज दरों पर सरकार की नजर काफी पहले से टेढ़ी थी। समझाने के लिए 2014 से छोटी बचत योजनाओं की तुलना करते हैं। 2014 में 5 साल तक की जमा पर 8.5% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन उतनी ही अवधि की जमा पर आज ब्याज की दर 6.7% है। उसी तरह 2014 में 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर लगभग 8.5% था, लेकिन 2021 में 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8% की दर से ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 2014 में 9% से ऊपर का ब्याज मिलता था, लेकिन आज उसी योजना पर ब्याज दर लगभग 7.5% है। 2014 में एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 8.5 से 8.8% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन आज 2021 में उस पर 6.8% की दर से ब्याज मिल रहा है। और नौकरी पेशा लोगों का सहारा माने जाने वाले पीपीएफ में 2014 में ब्याज दर 8.7% थी, लेकिन 2021 में पीपीएफ पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। एक तरफ सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है और दूसरी तरफ बचत योजनाओं पर दरों का कम होना कई सवाल खड़े करता है कि क्या कम ब्याज से लोग असुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर नहीं बढ़ेंगे? गरीबों के लिए डाकखाना ही निवेश का जरिया है, तो फिर वो क्या करें? देश में कितने लोगों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की समझ है? क्या ऐसे में जोखिम भरे चिटफंड, सीआईएस, कंपनी एफडी की ओर नहीं जाएंगे लोग? क्या देश में बचत दरों को बढ़ाने के लिए बेहतर ब्याज जरूरी नहीं है? ब्याज घटवाने वालों के लिए तो एक बड़ी लॉबी है, लेकिन बढ़वाने वालों का नंबर कब आएगा? छोटी बचत योजनाएं आम आदमी से जुड़ी होती हैं, जिनमें वो इस भरोसे के साथ पैसा लगाता है कि उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई न सिर्फ सुरक्षित रहेगी, बल्कि उसे ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन इन्हीं योजनाओं की दरों में कटौती आम आदमी के भरोसे पर चोट नहीं तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए शामिल हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा साहब, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। रुंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं आशिम सान्याल साहब, जो कि सीओओ हैं कंज्यूमर वॉइस के। आशिम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुंगटा सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सरकार ने सर ऐसा किया क्यों? 8:30 बजे के आसपास पहले फैसला लिया जाता है, उसके बाद सुबह सुबह पौ फटते ही सरकार को याद आ जाता है, अरे ये हमने क्या कर दिया, ये तो गलती से मिस्टेक हो गई, चलो इस फैसले को वापस ले लेते हैं। किया क्यों आखिर सरकार ने? यह वाकई में ये मिस्टेक से, गलती से हो गई, या इसके पीछे पूरी प्लानिंग है सरकार की? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ सरकार ही दे सकती है। मेरे ख्याल से तो गलती है। हाँ। जो शायद जैसा आपने कहा कि गलती से मिस्टेक हो गई,
तो शायद किसी को ध्यान आया कि इलेक्शंस चल रहे हैं 4 स्टेट्स में, तो उस इलेक्शन में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है जो कि रात को आपने एक अध्यादेश जारी किया और सुबह उसको आपने वापस ले लिया। बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ देखने की ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस तरीके से क्यों लिया गया। अगर मतलब आज से नहीं है, 4 साल 5 साल पहले इन सभी स्मॉल सेविंग्स रेट्स को एक्सटर्नल रेट्स के साथ लिंक कर दिया गया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5 साल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10 साल, ट्रेजरी बिल 1 साल, लेकिन उसको अधेयर नहीं किया गया फॉर वेरियस पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो जब आप कोई फॉर्मूला ले डाउन करते हैं और फिर उस फॉर्मूला को आप फॉलो नहीं करते हैं और सभी गवर्नमेंट्स ने ये किया है, तो आप फॉलो नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। और ये दिक्कत बहुत खुल के सामने आज जैसा हुआ कि शाम को आपने रेट्स कम करी और इतनी सैवेजली कम करी और बाद में सुबह आपको वो वापस लेना पड़ा। बिल्कुल। और सवाल यही है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये आज का एक डिसीजन नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि अगर आप 2014 से 2021 की ब्याज दरों की तुलना करेंगे, चाहे वो आरडी पे हो, एससीए एसएस पे हो, एनएससी पे हो, पीपीएफ पे हो, आप देखेंगे कि लगातार इन पर ब्याज दरें घटाई गई हैं। सान्याल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार की नजर बचत खातों पर क्यों है? अब एक तरफ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि वो बचत ना रखें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की ध्यान छोटे खातों में ज़्यादा है इनफैक्ट, और लगातार 2014 के बाद जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि ब्याज की दरें जो है वो घटती जा रही है, और ये बहुत ख़तरनाक एक चीज़ साबित होगी आम जनता के लिए, आम कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए, क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास है वो पूरी डिपेंडेंट है इन सब स्कीमों के अंदर, चाहे आप एनएससी बोलिए, चाहे आप पीपीएफ बोलिए, ईपीएफ बोलिए, कोई भी स्कीम पे आप बोलिए जो कि गवर्नमेंट के हैं। वो लोग फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी नहीं रखते हैं और वो लोग आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी पूंजियों में करके अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं, अपनी सेविंग भी करने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर आप कुछ भी कटौती करते हैं तो बहुत बड़ा झटका एक मिडिल क्लास को पड़ता है। और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पैंडेमिक के सिचुएशन में, जहाँ पे सेविंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और हम लोग डिपेंडेंट है कि हमारे जो बच्चा कुछ सेविंग है वो हमारे को कुछ ब्याज दरों में कुछ इजाफा हो, इनफैक्ट उसमें कटौती करना, मेरे ख्याल से कल शाम की जो डिसीजन थी वो बहुत ही खतरनाक डिसीजन था, क्योंकि इरादे उससे बहुत गवर्नमेंट के क्लियर हो जाते हैं कि इन इंटरेस्ट रेट्स को वो कम करना चाहते हैं। अब क्यों कम करना चाहते हैं, इसका आसान सवाल तो यही है कि इसमें जो पूंजी लगी हुई है वो ऐसी पूंजी है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत इजाफा जो है वो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर रही है। ये दो वजह जो है हमें एज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है कि सरकार इसको महत्वपूर्णता से क्यों नहीं देखती है। और इसमें एक और जो खास बात है कि ये पॉलिटिकल केस, मैं नहीं मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल केस है। अगर पॉलिटिकल केस होता है तो ये सेंसिटिविटी के साथ रिलीज किया जाता कल शाम को और विड्रॉ नहीं किया जाता है। ये पॉलिटिकल से कहीं बढ़कर है, ये नीति का एक भाग है जो कि गवर्नमेंट जो है पिछले कई सालों से इस कोशिश में लगी हुई है कि ब्याज दरें कम हो इन आसान सेविंग स्कीम्स के ऊपर, जो कि एक खतरनाक इरादा है और लॉन्ग टर्म पे सबसे ज़्यादा घातक मिडिल क्लास के ऊपर पड़ने वाला है इसका। और अगर ये बरकरार रहता तो मेरे ख्याल से सरकार को काफी सुनना पड़ता है। बिल्कुल सर, मिडिल क्लास की तो कमर तोड़ने वाला ये फैसला है ही, लेकिन रुंगटा साहब, क्या मेरी हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन ये तो सरकार के लिए भी घातक होता। आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है आगे तो आम आदमी के हाथ में आपको पैसा देना होगा, और ऐसी छोटी छोटी बचत स्कीमों में ब्याज दर बढ़ा के आप आम आदमी की सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, परचेज पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी के पहिया अपने आप घूमेगा। लेकिन ऐसे करके तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं रुंगटा साहब।
नहीं, तो इसमें ब्याज की दरों को हमको एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं देखना चाहिए। टू सम एक्सटेंट आई कंप्लीटली अग्री, ये जो डायरेक्शन है हमको देखना है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर आपने 2014 की बात करी या उसकी बात करी, प्लीज़ रिमेंबर कि उन दिनों इन्फ्लेशन का दर करीबन डबल डिजिट हुआ करता था। तो जब इन्फ्लेशन 9% होगा तो उसमें अगर ब्याज की दर आपको 8 मिल रही है तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपका पैसा घट रहा है। और आज की तारीख में तो सरप्राइजिंग थिंग ये है कि आज की इन दिनों इन्फ्लेशन इंचअप हुआ है, लेकिन आज भी इन्फ्लेशन करीबन 6% के आसपास है। और जब तक ब्याज की दरें उससे ज़्यादा है तब तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है। और तो ये मतलब अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट नहीं घटी होगी, ऐसा मेरा मानना है। एग्जैक्ट स्टडी अभी मेरे एग्जैक्ट फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, बट वेरी क्लियरली अब जब भी हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हमें इंटरेस्ट रेट माइनस महंगाई, इस इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए। और उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है मेरे ख्याल से। तो कुछ ना कुछ वी हैव हैड मतलब पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रहा है। और इंटरेस्ट रेट के दो पहलू होते हैं, हम एक तरफ होम लोन कम हो, इंडस्ट्री के लिए लोन की रेट कम हो, और दूसरी तरफ स्मॉल सेविंग्स की रेट ज़्यादा हो, वो दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट तो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे डिपॉजिट्स हो चाहे लेंडिंग हो। लेकिन सर सवाल ये है ना कि ये सर सवाल ये है कि एक आम आदमी जो है ना, ये फाइनेंशियल गणित को वो समझता नहीं है। एक आम आदमी जो छोटे कस्बे का है, और 70% आबादी हमारी उस एरिया से आती है, उस तबके से आती है, जो गांव देहात के लोग हैं, छोटे कस्बों के लोग हैं, उनके लिए तो सर बचत का मतलब डाकखाना है। अब उनको अगर आप सीधा खबर ये उसको मिलेगी कि डाकखाने में बचत पे पैसा आपको कम मिल रहा है, तो वो तो सीधा यही समझेंगे ना सर कि अब मुझे यहां से नहीं लेना है। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो चिट फंड के चक्कर में फंस जाता है, वो छोटी छोटी सोसाइटीज में जो ठग बैठे हुए होते हैं उनके चक्कर में फंस जाता है। तो सान्याल साहब, ये तो फाइनेंशियल जार्गन समझने की स्थिति नहीं है आम आदमी की अभी। ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रुंगटा साहब ने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेके चलना चाहिए, लेकिन आम आदमी कितना इस चीज़ को पहचानता है। अब जब इन्फ्लेशन रेट 11% या डबल डिजिट पे भी था, इनफैक्ट तब 8.5% 9% तक इंटरेस्ट मिलता था, तो आम जनता की नज़र में जो है इंटरेस्ट रेट का घटना मतलब उसकी सेविंग पे असर पड़ना होता है। और आम आदमी जो कैलकुलेट करता है वो ये कैलकुलेट नहीं करता कि मैंने 100 रुपये में कितने रुपए खर्च किए और कितना एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका। वो ये कैलकुलेट करता है कि मेरे को महीने में इतना परसेंट में इतना रुपए मेरे को इंटरेस्ट आना चाहिए था, सेविंग होनी थी, और वो नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से किसी भी डेवलपिंग नेशन में या फिर मिडिल क्लास इकोनॉमी में जो है ये कॉन्सेप्ट समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल है, और हमें समझाना भी नहीं चाहिए। हमें तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे अगर हम कैलकुलेट करें तो आज के दिन भी जो अगर आप देखें तो 7-7.5% का इंटरेस्ट वैल्यू जो है बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। लेकिन लोगों पे इसका असर ये पड़ेगा कि मेरे 1.5% 1% का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, और भी नुकसान होने वाला है। तो ये जो पहलू है ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट कैलकुलेशन जो है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, जैसे आपने कहा, जो डाक खाने में ही अपनी बचत करते हैं या बैंक एफडी वगैरह में बचत करते हैं, उनके लिए घाटा ऑलरेडी हो चुका है पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा। और इससे ज़्यादा अगर घाटा होता है तो वो विकल्प सोचेंगे, और विकल्प इससे ज़्यादा विकल्प अगर सोचने लगेंगे फिर वो गलत ट्रैप में फंसेंगे, गलत परिस्थितियों में फंसेंगे, जहाँ पे वो फिर वही स्कीम्स वगैरह सामने आ जाएंगी, और जिसके पीछे फिर मतलब लोगों को लगना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उसमें 2% ज़्यादा मिल रहा था। मेरे हिसाब से एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है मिडिल क्लास सस्टेनेबिलिटी के लिए, चाहे
चाहे वो रेट आप कुछ भी करिए, लेकिन प्रॉमिस जरूर करिए कि अगले 5 साल में ये नहीं बदलने वाला है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कम से कम अगर आप फॉर टाइम बीइंग, अगर आप छोटी अवधि के लिए, रुंगटा साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन सवाल ये है ना कि आपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए, आपने लोगों को समझाया कि भाई सरकार के ऊपर दबाव है, तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी नहीं समझता आपकी मजबूरी, समझता है, लेकिन आप हर तरीके से अगर आप प्रेशर डालेंगे आम आदमी पे ही, पेट्रोल डीजल के दाम आप मत बढ़ाओ, उसका सीधा सीधा असर जो है आम आदमी पर ही पड़ रहा है। आम आदमी ने समझ लिया कि चलिए सरकार को अभी थोड़ा सा कमाई चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे आप उस खाते तक आ जाएंगे, उसके खाते पर अगर आपकी नजर होगी, तो फिर आम आदमी तो सवाल पूछेगा ही आपसे। बहरहाल, तो एक ऐसा फैसला जो आम आदमी पर कहर बनकर टूट सकता था, उसे 18 घंटे के भीतर सरकार ने वापस ले लिया। मसला है छोटी बचत स्कीम पर ब्याज दर घटाने का, लेकिन देखने में यह आया है कि ये आज का फैसला नहीं है, पिछले 4-5 सालों के हम आंकड़े भी आपके दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे लगातार सरकार ने आम बचत योजनाओं पर एक तरह से क्रैकडाउन किया है, लगातार उनकी ब्याज दरें घटाई। क्या इसके पीछे सरकार की मजबूरी है या फिर वाकई में ये आम आदमी के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है? इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। रुंगटा साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही साथ अब विकल्प क्या बचते हैं सर सरकार के पास? मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि हम स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स की मांग ना करें तो ही अच्छा है। ओके। स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स जब अच्छा लगता है जब इन्फ्लेशन लो होता है। जिस दिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यही स्टेबल इंटरेस्ट रेट हमें काट खाने को दौड़ेगी। तो आई थिंक एक डायनामिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट में स्टेबिलिटी की अपेक्षा करना इम्पॉसिबिलिटी की अपेक्षा है। मतलब वी हैव टू लिव विद द अनसर्टेनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोरोवर्स को भी अनसर्टेनिटी रखनी पड़ेगी, डिपॉजिटर्स को भी रखनी पड़ेगी, वरना रिमेंबर अगर हाई कॉस्ट सरकार दे रही है तो वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही दे रही है, तो इट इज़ ऑलवेज कमिंग एट अ कॉस्ट। तो वो कॉस्ट भी ध्यान रखना है हमें। और जैसे मैंने कहा रियल इंटरेस्ट रेट आपको देखना ही होगा, और आज की तारीख में और कई सालों से रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रही है, जबकि पहले इंक्लूडिंग 2014 की जो आप बात कर रहे हैं रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव थी। तो चूंकि महंगाई ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट लो थी, तो आप नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा था। अब कम से कम गिरने के बाद, और अब तो गिराया भी नहीं है, कम से कम पॉजिटिव है। तो हमें सोच समझ के इसके बाद बात करनी चाहिए, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट कम होगी, ठीक है डिपॉजिटर्स को कम पैसे मिलेंगे, लेकिन बोरोवर्स को कम रेट मिलेगा तो उनके पास भी पॉकेट में पैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, तो भी लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे। और ऑब्वियस है कि जो रिटायर्ड हैं उनके लिए देयर हैज़ टू बी अ स्कीम, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीएम वय वंदना योजना है, वो एक सर्टन लिमिट तक उसमें एक रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट है, तो वो प्रोटेक्शन है उनके लिए। उसके ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप आम आदमी नहीं है, कम से कम इतना मानना पड़ेगा। और अगर आप आम आदमी नहीं है तो फिर सरकार के टैक्स के पैसों में से आपको सब्सिडी मिले, ये सही नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या करे? फिर सरकार कैप लगा दे, या तो कि भाई जिनकी 1 लाख से नीचे की बचत है उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट, उनको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इससे ऊपर वालों को कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है रुंगटा साहब। तो कैप है ना सर? हाँ, कैप है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख का कैप है। पीएम वय वंदना योजना में 15 लाख का कैप है। तो कैप है, बिल्कुल ठीक है, भी चाहिए। ठीक है। लेकिन सानियाल साहब, सवाल सर ये भी है कि जितनी तेजी से, अब ठीक है, अब सरकार, आप रुंगटा साहब भी जो कह रहे हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, सरकार की अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट घटाए गए हैं सरकारों की तरफ से, सवाल यह है कि करेक्शन उतनी तेजी से होगा या नहीं। आप हो सकता है कुछ महीने में बढ़ा दें, इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है इन्फ्लेशन जब उस स्थिति में आए तो आप बढ़ा भी दें, लेकिन उस अनुपात में क्या उसी तेजी में बढ़ेंगे ये दरें? देखिए, इसके सीधा कंपैरिजन आप जैसे आपने भी बताया कि डीजल पेट्रोल के दामों के साथ आप जोड़ सकते हैं कि जो जिस भाव में सरकार को मिल रहा है उसके अपेक्षा में सरकार वैसे भी सब्सिडी के साथ हमें दे रही है। ठीक वैसे ही जो सरकार के एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं वो इंटरेस्ट बेसिकली कुछ हद तक जो इंटरेस्ट रेट से जो कमा रहे हैं कि सरकार,
उसको वो पूरा करने की कोशिश करती है। तो एक मैं जैसे बताया, ये आसान विकल्प है सरकार के पास कि भी जमा पूंजी जो छोटे स्केल पे है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आप कम करते हैं तो डेफिनेटली कुछ एक्सपेंडिचर मीट हो सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा एक ही इसमें कहना है कि इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आज तक कभी भी साथ साथ कभी किया नहीं गया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन घटता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट घटेगा। ये जो साथ साथ चलने वाले पहिए हैं ये कभी साथ चलते नहीं हैं। तो एज अ इकोनॉमिस्ट हम एज अ पॉलिसी मेजर तो बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के होते हुए हम ये समझ नहीं सकते हैं कि भी किस रेट को हमें ज़्यादा ध्यान देखना है। इन्फ्लेशन तो दिखता नहीं है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखता है, तो जो चीज़ दिखता है उसी के ऊपर चर्चा होती है और आम आदमी उसी के ऊपर चर्चा करता है जिसमें उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। इन्फ्लेशन को उसको पता नहीं चलता कि 100 रुपये में मैंने खर्च किया तो आज मेरे को इतना सामान मिलना था और इतना मिला मेरे को, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसको दिखता है कि वो खाते पे चढ़ता है, उसको बही खाते पे आता है। तो जो विकल्प सरकार को लेनी चाहिए, दैट इज़ मेरा ये कहना है, अगर फ्लक्चुएशन आपको बरकरार रखनी है तो कुछ सीमाएं तय कीजिए। कैपिंग एक, जैसे आपने बताया, कैपिंग एक तरीका है कि उस धारे के अंदर जो है जो इतना सेविंग कर सकता है वो उसमें आप उस स्कीम में आएगा ही नहीं। इनफैक्ट बिल्कुल वो सारी कैपिंग हर स्कीम में है इनफैक्ट। और जो कैप, जिस कैप की रूंगटा साहब बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन वाली, बिल्कुल वो 15-15 लाख की अगर आप कैप रखेंगे तो मुझे लगता है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका इससे बाहर हो जाता है। 15 लाख की सेविंग्स मतलब आप बड़ा अमाउंट है, आप हाई एंड में आ रहे हैं। बहरहाल इस पर अलग बात है, लेकिन रुंगटा साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब इंडस्ट्री को कम ब्याज दरें चाहिए होती हैं सरकार की ओर से तो एक पूरी की पूरी लॉबी सरकार पर दबाव बनाती है, आरबीआई पर दबाव बनाती है कि देखिए हर आरबीआई पॉलिसी में जो है आप इंटरेस्ट रेट्स कम कीजिए कम कीजिए कम कीजिए, लेकिन आम आदमी के खाते में मिलने वाला इंटरेस्ट को बढ़ा दीजिए, ऐसी तो कोई लॉबी है नहीं सर। तो आम आदमी क्या करे फिर वो ऐसे ही सरकार से पर टकटकी लगा के देखता है। तो लॉबी नहीं है, ये एकदम सही बात है। इनफैक्ट अगर आप देखें इवन बोरोइंग साइड पे आज की तारीख में मार्च एंड में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में बैंकों की जो ओवरऑल लेंडिंग है उसमें रिटेल लेंडिंग विल बिकम द लार्जेस्ट, लार्जर देन इंडस्ट्रियल लेंडिंग, लार्जर देन लेंडिंग टू सर्विसेज। उनकी भी कोई लॉबी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनको भी कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जी। लेकिन फिर भी रेट्स तो उनके लिए कम हुई हैं, कम से कम नए ग्राहकों के लिए तो कम हुई हैं। तो ये जो एक मतलब सर्टेनिटी की जो हमारी एक आशा है, अब वो आशा अब पूर्ण नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट आई थिंक वी हैव टू बी रेडी। इवन जो बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व बैंक ने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि दे वांट, वो मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स फ्लोटिंग रेट्स इवन ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो अगर 1 या 2 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा अगर आपको करना है तो वो फ्लोटिंग करने की उनकी कोशिश है, बहुत सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए जी। लेकिन ये सर्टेनिटी जो एक आशा है वो इस डायनामिक वर्ल्ड में सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, ये हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। अच्छा रुंगटा साहब, आखिर में चलते चलते वो कल से सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछने में क्विक रिस्पांस आपसे चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि ठीक है निर्मला जी ने अभी ये आदेश वापस ले लिया, लेकिन तब तक जब तक राज्यों में चुनाव है, तो क्या वाकई में चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद फिर से ये फैसला लागू कर सकती है सरकार या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? तो ये तो क्वार्टरली सेट होता है सर, ये एज पर डिक्लेयर्ड नीति है सरकार की कि ये क्वार्टरली एडजस्ट होगा। अब हाँ, बट से एडजस्ट सर वो एडजस्टमेंट सर वो कटौती के स्तर पर, एडजस्टमेंट के कटौती के स्तर पर होगा या बढ़ोतरी के भी होगा? बढ़ोतरी भी हुई है सर पास्ट में, ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन अब की बार तो चूंकि सारी इंटरेस्ट रेट्स गिरी हैं, हाँ। तो गिरेंगे इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच रुंगटा साहब, इस बहुत ही आसान भाषा में विश्लेषण के लिए, आम लोगों को समझाने के लिए। सान्याल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे आम आदमी को आपने बहुत आसान भाषा में इस बात को समझाया। इसी के साथ आज की आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, देखते रहे जी बिजनेस, नमस्कार।